ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 281, उत्परिवर्ती संगठन की क्रूरता। परीक्षण विश्लेषण। मृत्यु द्वीप पर जेरस उस क्षेत्र से पहले पहुंच गया जहां से उसे महसूस हो रहा था कि खिंचाव आ रहा है, और उसके ठीक सामने एक विशाल काले रंग का टेलीपोर्टर था। टेलीपोर्टर से पहले पहुंचने पर कार्ड से खिंचाव गायब हो गया और जेरस ने कार्ड को अपने अंदर दबा लिया। अपनी अराजकता की आंखों का उपयोग करते हुए उसके आसपास कोई अन्य उपस्थिति नहीं थी, जिससे उसकी भौहें तन गईं। उसने सोचा था कि खिंचाव उसे सीधे उस स्थान पर ले जाएगा जहां सभी प्रतिभागी इकट्ठा होंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि प्रत्येक प्रतिभागी के पास चेक इन करने के लिए अपना क्षेत्र होगा। टेलीपोर्टर को सावधानी से देखने पर डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसे EIA से यहाँ लाया था, सिवाय इसके कि यह हरे रंग के बजाय गहरा था। जेरास टेलीपोर्टर पर चढ़ गया क्योंकि यह तुरंत एक अंधेरी रोशनी के साथ चमक उठा और अगले ही सेकंड में उस पर अंकित रूनिक लाइनों से एक काली गैस का झोंका उठा और जेरास तुरंत उस दोपहर गायब हो गया। क्षेत्र में घातक सन्नाटा था। बड़े हॉल में लगभग 500 प्रतिभागी मौजूद थे। उसकी निगाह हॉल में घूमी, ये देखते हुए कि हर कोई अपने आप में कैसे था, और उस जगह के शीर्ष पर एक खाली मंच था जहां एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह ऐसे बैठ गया जैसे किसी चीज़ का इंतजार कर रहा हो। बस एक मिनट बाद उसके पीछे 5 अंधेरे दरवाजे दिखाई दिए और एक साथ कुल 4 लोग उसमें से बाहर निकले। उनमें से 2 महिलाएं थीं और बाकी 2 पुरुष थे। 5 लोगों को देखते हुए जेरास को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है, क्योंकि उसे उनके बारे में कुछ अलग महसूस हो रहा था। यह माना से बहुत अलग नहीं था। यह एक तीव्र विकिरण था जिसके कारण आसपास की हवा लगातार कांप रही थी, भले ही उन्होंने आभा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की हो। समय समाप्त हो गया है, पोर्टल बंद करें। मंच के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, क्योंकि उसके पीछे खड़ी 2 महिलाओं में से एक ने अचानक अपना हाथ अपनी हथेलियों में दबा लिया। पूरे डेथ आइलैंड पर, पूरे ग्रह में विस्फोटों की आवाज़ गूंज उठी, क्योंकि मौजूद टेलीपोर्टर रहस्यमय तरीके से हिंसक रूप से फट गए। तुरंत ग्रह से बाहर निकलने वाले प्रतिभागियों के चेहरे बदल गए, क्योंकि उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। अपने भाग्य का एहसास होने पर उन्हें सदमा लगा। टेलीपोर्टर नष्ट हो जाने के बाद वे हमेशा के लिए डेथ आइलैंड पर फंस जाएंगे, जब तक कि वे मर नहीं जाते, क्योंकि उनके पास ग्रह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नहीं, जब संचार के सभी स्रोत कट गए थे और वे उस चरण तक नहीं पहुंचे थे जहां वे इसके दबाव से कुचले बिना अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। अपने प्रतिभागियों को एक ग्रह पर छोड़ना म्यूटेंट संगठन की क्रूरता दिखाने का सिर्फ एक तरीका था। कुल 1572 में से जिन्होंने म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट में भाग लेने का विकल्प चुना, कुल 450 अभी यहाँ खड़े हैं। वाकई बहुत बढ़िया परिणाम। जेरास का दिल ठंडा पड़ गया और पुरुष दूत ने कहा, कुल 1122 लोग अयोग्य घोषित किए गए। जेरास ने मन ही मन चिल्लाया, और जो उसने देखा था उसके हिसाब से अयोग्य घोषित किए जाने को मौत के तौर पर पेश किया जा सकता था। टेस्ट में कुल 1122 लोगों की जान चली गई। ये कैसी पागलपन है। इसके साथ ही गोल्डन टिकट के लिए बुनियादी ज़रूरत कम से कम 200 है। अगर आपके पास 200 से कम है तो इसका मतलब है कि आप स्वतः अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। आदमी ने घोषणा की और ज़्यादातर प्रतिभागियों के चेहरे उतर गए। अब अगर आपके पास 200 से कम गोल्डन टिकट हैं तो कृपया, आपके पास पूरी तरह से जांच करने के लिए कुल 3 मिनट हैं। अगर आपके गोल्डन टिकट 200 तक नहीं हैं तो कृपया पीछे हट जाएं और उस दरवाजे से बाहर निकल जाएं। आपको सुरक्षित तरीके से आपके स्थान पर वापस ले जाया जाएगा, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद करने से पहले घोषणा की। तुरंत कुछ प्रतिभागी पीछे हटने लगे और उनकी गिनती करते हुए जेरास चौंक गया जब उसने देखा कि कुल 100 लोग पीछे हट गए हैं और वे सभी दरवाजे से बाहर निकल गए। शेष प्रतिभागियों की संख्या तुरंत 350 हो गई है। 3 मिनट बीत गए और प्रशिक्षक ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। मुझे विश्वास है कि मेरे सामने खड़े आप सभी के पास कम से कम 200 या उससे अधिक के सुनहरे टिकट हैं, है ना? उसने पूछा जबकि छात्र चुप रहे, जिसका जवाब हाँ था। यह अच्छा है, उस व्यक्ति ने अपने पीछे एक और आकृति को संकेत देने से पहले कहा, एक आदमी जिसका पूरा शरीर एक अजीब काले लबादे से ढका हुआ था, जो एक तीव्र ठंडी आभा बिखेर रहा था। धीरे धीरे आकृति ने अपने हाथ ऊपर उठाए। एक हड्डीदार हाथ दिखाई दिया जो अजीब काले रूनों से भरा था, और उसने धीरे धीरे उसे अपने नीचे बैठे छात्रों की ओर बढ़ाया। हाँ, उसने अजीब हरकत पर एक भान उठाई जब अचानक जेरा के चेहरे पर गर्म खून के छींटे पड़े, जो पहले से ही तश्तरियों में फैल गए थे, क्योंकि उसके बगल में बैठी युवती अचानक फट गई और उसके चेहरे पर खून और खून के छींटे पड़ गए। लेकिन वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसके बगल में बैठे व्यक्ति के फटने के कारण कुछ और लोग भी खून से लथपथ हो गए थे। हम तो कुल 300 लोग हैं जो 200 गोल्डन टिकट में से सबसे कम पाने में कामयाब रहे। अब ये बहुत बेहतर है, उस आदमी ने कहा।
जेरास ने अपने बगल में खून से लथपथ खून को देखा और अपना सिर हिलाया। ऐसा लगा कि जब उस आदमी ने कहा कि जिनके पास 200 से कम गोल्डन टिकट हैं उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। कुछ लोग पीछे नहीं हटे, भले ही उनके पास 200 गोल्डन टिकट तक न हो। शायद उन्हें लगा कि वे धोखाधड़ी करके निकल सकते हैं। दुर्भाग्य से उनकी पहचान हो गई और वे खून और खून से लथपथ हो गए। बधाई हो, आप सभी ने परीक्षा पास कर ली है, उस व्यक्ति ने अचानक मुस्कुराते हुए घोषणा की, जबकि प्रतिभागी वहीं खड़े थे जहां वे थे। हमने परीक्षा पास कर ली है। हाँ, आपने पास कर ली है। परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता केवल 200 गोल्डन टिकट प्राप्त करना है और आप सभी ने बस इतना ही किया है। तो आप पास हो गए हैं। आसान है न? अध्याय 282, रैंकिंग में बहुत बड़ा अंतर। रैंकिंग। भ्रम के बाद जेरास ने लोगों को घुटनों के बल गिरते और लगभग रोते हुए देखा। ये खुशी के आंसू थे। वे सभी युवा थे जिन्होंने अभी तक जीवन में बहुत कुछ नहीं देखा था। लेकिन पिछले 3 दिनों की घटनाएं एक पौराणिक दुष्स्वप्न की तरह थीं। उनके जैसे लगभग 1000 युवा मर गए और कुछ को तो बस उनके पीछे हिंसक रूप से उड़ा दिया गया। उनके सिर और दिल में अहंकार साफ हो गया था और उन्हें म्यूटेंट संगठन में जीवन की क्रूर वास्तविकता दिखाई गई थी, जहां उनका जीवन हवा में धूल से भी कम वजन का है। और जेरास ने अपना ध्यान म्यूटेंट संगठन के 5 दूतों की ओर लगाया, जो सभी उन ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे। उनके होठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट थी और वे उन्हें नीचा देख रहे थे। छी, कमबख्त शौकिया, बगल में बैठे दूतों में से एक ने कहा और उनके होठों से हंसी निकल गई। संगठन इससे 10 गुना ज्यादा क्रूर है। मुझे बहुत संदेह है कि उनमें से 300 में से 100 अब से 1 साल बाद जीवित बचेंगे या नहीं, एक महिला दूत ने कम कपड़े पहने हुए कहा। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। दूतों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जेरास ने दूतों को देखते हुए खुद से सोचा, जिनके चेहरे पर दया का एक भी अंश नहीं था। और कुछ बहुत ही खतरनाक प्रतिभागी भी हैं। जेरास ने कुछ प्रतिभागियों को देखते हुए भौहें सिकोड़ते हुए विश्लेषण किया। वे कुछ ऐसे थे जिनके चेहरे पर बिल्कुल भी भाव नहीं था और वे बस खाली जगह को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और बस उन लोगों को ठंडे दिमाग से देख रहे थे जो रो रहे थे। उसके लिए ऐसे लोग बेहद खतरनाक लोग हैं। जैसा कि वह अच्छी तरह से जानता था, जब वे सत्ता के बिना भी इतने बेपरवाह हैं और उनके साथ हुई अनगिनत मौतें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, तो अगर उन्हें सत्ता दे दी जाए तो क्या होगा? वे किस तरह के शैतान बन जाएंगे? ये सब कहने के बाद, मुझे पता है कि आप में से अधिकांश अभी बहुत उत्साहित हैं, लेकिन मैं आपको यह एक दया के रूप में बता दूं कि संगठन में आपको कभी भी यह नहीं दिया जाएगा। नरक के माध्यम से आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। जैसा कि कहा गया है, चलिए रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। म्यूटेंट संगठन में आपकी रैंकिंग आपके पास मौजूद गोल्डन टिकटों की कुल संख्या पर निर्भर करेगी। इसलिए कृपया एक एक करके आएं और अपने गोल्डन टिकट बाहर निकालें, फिर आपको रैंकिंग में अपना स्थान आवंटित किया जाएगा। आदमी ने घोषणा की और एक और दूत बाहर आया, लंबे बैंगनी बालों वाली एक खूबसूरत महिला। अचानक उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक बड़ी होलोग्राफिक टेबल हवा में दिखाई दी, जिस पर नंबर 300 से नंबर 1 तक का लेबल लगा हुआ था। ऐसा करने के बाद उसके हाथों में एक पुस्तिका दिखाई दी और उसने नाम पुकारना शुरू कर दिया। अल्वियनोर मरे, उसने पुकारा। जैसे ही काले बालों वाला युवक आगे बढ़ा, कृपया अपने पास मौजूद सभी गोल्डन टिकटें निकालिए, महिला ने कहा। जैसे ही लड़के ने अपने गोल्डन टिकट निकाले, जो महिला के पास तैरते हुए आए, जिसकी आंखों में गहरा बैंगनी रंग चमक उठा और होलोग्राफिक बोर्ड पर तुरंत एक नाम दिखाई दिया। नाम एड्रियन बुल्बर। गोल्डन टिकटों की संख्या 200। स्थिति गैर उत्परिवर्ती। रैंकिंग स्थिति 300। कृपया अपना पहचान पत्र निकालिए, उसने आदेश दिया। जैसे ही युवक ने अपना कार्ड निकाला, जो महिला के पास तैरता हुआ आया, जिसने उसे लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड बाद उसने उन्हें खोला और उसे वापस दे दिया। अगला। तुरंत एक और व्यक्ति बाहर आया, एक लड़की, और उसने भी यही प्रक्रिया अपनाई। अगला। और धीरे धीरे वे सभी एक एक करके बाहर चले गए। जैसे ही महिला ने उन्हें स्कैन किया और पीछे की ओर चले गए, उनके नाम होलोग्राफिक पर दिखाई देने लगे। आश्चर्यजनक रूप से वह उनके हाथों में मौजूद गोल्डन टिकटों की संख्या के आधार पर उन्हें पुकारने में सक्षम थी। समय के साथ धीरे धीरे नाम सामने आने के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई। 50 मिनट बाद अगला। एक युवा व्यक्ति बाहर आया, लाल बालों वाला और मोटा, बर्फीली आंखों वाला। एक नज़र में जेरास बता सकता था कि वह पहले से ही मिडिल मैच्योर रैंक स्टेज पर था, जो वास्तव में ऐसी जगह पर बहुत उच्च रैंकिंग थी। नाम ट्यूरिक मोमरा। गोल्डन टिकटों की संख्या 481। स्थिति गैर उत्परिवर्ती। रैंकिंग स्थिति 10। हाँ, वह रैंकिंग में 10वें नंबर पर था और काफ़ी घमंडी आदमी था, क्योंकि उसने वापस जाने से पहले महिला से अपना आईडी कार्ड वापस ले लिया। उसका बायां हाथ एक बार भी उसकी जेब से बाहर नहीं निकला। अगला। बाहर आने वाली लड़की वास्तव में लंबे गहरे नीले बालों वाली नीली त्वचा वाली लड़की थी। वह बिल्कुल इंसान ही थी, अगर उसके शरीर पर अजीब नीला रंग न होता जो उसे एलियन होने का दर्जा देता।
तो म्यूटेंट संगठन सिर्फ इंसानों को ही भर्ती नहीं करता, यहाँ तक कि एलियन को भी अंदर जाने की अनुमति है। ज़ेरास ने खुद से सोचा जब उसने टेबल पर देखा जहाँ एलियन की पहचान दिखाई दी। नाम अलोमा कैरियोना। गोल्डन टिकटों की संख्या 581। स्थिति गैर म्यूटेंट। रैंकिंग स्थिति 9। अगला एक युवक बाहर निकला और ज़ेरा को आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में डायमंड रेस विशेषज्ञ था। नाम बीन लुवाम। गोल्डन टिकटों की संख्या 601। स्थिति गैर उत्परिवर्ती। रैंकिंग स्थिति 8। अगला एक और महिला, यह एक इंसान है। नाम जुरा हिल्फिगर। गोल्डन टिकटों की संख्या 705। स्थिति गैर उत्परिवर्ती। रैंकिंग स्थिति 7। अगला हर रैंकिंग पहले वाले से पूरे 100 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि भले ही यह सिर्फ एक रैंकिंग है, लेकिन उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। ज़ेरास ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। बेशक वह अच्छी तरह से जानता था कि गोल्डन टिकट प्राप्त करना कितना मुश्किल था। आपको इसे चुराना या खोजना होगा। चोरी करने के लिए आपको मजबूत होना चाहिए और इसे खोजने के लिए आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए। ये देखना कि उच्च रैंकिंग वाले लोग कैसे बड़ी संख्या में टिकट प्राप्त करने में सक्षम थे, उनकी असाधारण क्षमताओं का स्पष्ट संकेत था। लेकिन उसे लग रहा था कि म्यूटेंट पथ अपनाने के बाद सब कुछ बदल सकता है। यह उसके दिमाग में चल रही भावना थी। नाम पुकारा गया और जल्द ही शीर्ष 5 का नाम पुकारने का समय आ गया। अगला महिला ने पुकारा और इस बार सभी का ध्यान उस व्यक्ति की ओर गया जिसने बाहर निकलकर सभी की भौहें ऊपर कर दीं। अमिताभ। अध्याय 283। रैंकिंग में शीर्ष 5। वह एक गंजा युवक था जिसने अपने शरीर के चारों ओर 3 गुना गहरा लबादा पहना हुआ था। उसकी गर्दन पर 2 बड़े मोती पहने हुए थे, एक सफ़ेद और दूसरा काला, जो उसके आगे बढ़ने के साथ खनकने की आवाज़ें कर रहे थे। क्या वह एक भिक्षु है? एक प्रतिभागी ने पूछा क्योंकि उसका नाम होलोग्राफिक पर जल्दी से दिखाई दिया। नाम बंजिन। गोल्डन टिकटों की संख्या 1080। स्थिति आधा उत्परिवर्ती। रैंकिंग स्थिति 5। ज़ेरिस की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने युवक की स्थिति को देखा जिसे आधा उत्परिवर्ती घोषित किया गया था। वह ऐसा दर्जा पाने वाला पहला व्यक्ति था और ज़ेरिस ड्रैकुला के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जिसने खुद को आधा जीन कहा था। क्या उसका मतलब आधा उत्परिवर्ती हो सकता है? वह बंजिन है, शैतान भिक्षु और 5 शैतान बच्चों में से एक। उसका नाम बंजान का अर्थ था अविनाशी पर्वत, और वास्तव में वह एक अविनाशी पर्वत की तरह ही है। एक बार कहा गया था कि उसने प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रैंक के पूर्ण हमले को झेला था और बच गया था। ये फुसफुसाहट ज़ेरा के कानों में घुस गई क्योंकि वह भिक्षु को उत्सुकता से देख रहा था। अविनाशी पर्वत है न? मुझे आश्चर्य है कि जीन क्या है, ज़ेरा ने खुद से सोचा। अमिताभ, युवक ने कहा और ऐश भीड़ में वापस चला गया और पूरी भीड़ उससे काफ़ी दूर चली गई। अगला व्यक्ति धीरे धीरे बाहर चला गया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति की उत्सुकता भरी नज़र उस पर पड़ गई। यह एक महिला थी जिसकी त्वचा का रंग चाक जैसा सफ़ेद था और वह लगभग 1.75 मीटर लंबी थी। उसने सिर्फ एक छोटा काला सिंगलेट पहना हुआ था जो उसकी नाभि तक पहुंच रहा था और एक चमड़े के चोकर के साथ एक पहना हुआ काला स्लीवलेस लेदर क्रॉप टॉप। उसने घुटनों तक की लंबाई वाली बैंगनी धारीदार पतलून पहनी हुई थी जिसके साथ गहरे रंग के चमड़े के सामान थे। उसके पैरों में बैंगनी लेस के साथ जटिल काले चमड़े के टखने तक लंबे जूते थे। उसके बाल नीले थे और 2 लंबी चोटियों में बटे हुए थे जो उसके पैरों तक पहुंच रहे थे और उसके पीछे उछल रहे थे। ऐश आगे बढ़ी। तुरंत उसकी जानकारी सामने आए और भीड़ ने उसके प्रोफाइल को देखते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। नाम ऑरा गनशॉट। गोल्डन टिकटों की संख्या 1300। स्थिति आधा म्यूटेंट। रैंकिंग स्थिति 4। ये गनशॉट परिवार की ऑरा गनशॉट है। वह भी शैतान बच्चों में से एक है। मैंने सुना है कि वह एक बंदूक की प्रतिभा थी जो 20 किलोमीटर दूर से एक स्नाइपर के साथ एक छद्म ब्रह्मांडीय रैंक स्टेज की हत्या करने में सक्षम थी। जब बंदूक नियंत्रण की बात आती है तो दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक छद्म ब्रह्मांडीय रैंक स्टेज प्राणी की हत्या। ज़ेरास ने खुद से सोचा, स्पष्ट रूप से उस युवा लड़की से हैरान था जो मुस्कुरा रही थी और जगह जगह कूद रही थी। एक नज़र में ही लग सकता है कि वह एक साधारण साइबरपंक बच्ची है, लेकिन कौन सोच सकता था कि उसने कभी कॉस्मिक रैंक स्टेज के बहुत करीब एक प्राणी को मार दिया था। लड़की ने अपना कार्ड वापस ले लिया और एक चमकदार मुस्कान के साथ भीड़ में वापस चली गई, लेकिन तुरंत भीड़ ने उसे बंजिन की तरह ही जगह दे दी। अगला इस बार एक सफ़ेद बालों वाला युवक बाहर आया, सिल्वर टॉप और ट्राउज़र पहने हुए। केवल एक ही चीज़ ध्यान देने योग्य थी, वह थी उसकी ऊंचाई जो लगभग 1.7 मीटर थी और उसके चेहरे से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ज़ेरास बता सकता था कि वह बहुत छोटा था, शायद 16 के आसपास। लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा वह थी उसकी आंखें। वे पूरी तरह से सफ़ेद थीं, लगभग ऐसी जैसे वह अंधा हो, फिर भी ज़ेरास को उनमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। युवक आगे बढ़ा। जैसे ही उसका प्रोफाइल भी दिखाई दिया, भीड़ की बड़बड़ाहट सुनाई दी।
नाम सीरे नोस्ट्राडेमस। गोल्डन टिकटों की संख्या 1500। स्थिति हाफ म्यूटेंट। रैंकिंग स्थिति 3। वह नोस्ट्राडेमस परिवार का सीर है। उसे नोस्ट्राडेमस परिवार के सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली लोगों में से एक कहा जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि वह समय को पीछे ले जा सकता था और देख सकता था कि किसी खास जगह पर अतीत में क्या हुआ था। उसकी आंखें खास हैं और यही कारण है कि वह नोस्ट्राडेमस परिवार के सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। उसकी आंखें वाकई अजीब हैं, जेरास ने खुद से फुसफुसाया जब युवक ने अपना पहचान पत्र वापस लिया और समूह में वापस आ गया। अगला, लगता है अब मेरी बारी है, जेरास ने महिला के पास जाने से पहले सोचा। वह देख सकता था कि सभी की नज़रें उसके पीछे पीछे चल रही हैं, लेकिन जगह पर बहुत शांति थी और वह देख सकता था कि प्रशिक्षक उसकी जांच कर रहे थे। जेरास ने अपने कार्ड फैलाए और महिला ने उसे इकट्ठा किया। उसकी जानकारी बोर्ड पर दिखाई देने लगी। नाम कैन वुड्रॉफ। गोल्डन टिकटों की संख्या 1820। स्थिति गैर उत्परिवर्ती। रैंकिंग स्थिति 2। वह एक गैर उत्परिवर्ती है। ये कैसे संभव है? पूरी जगह में तुरंत बड़बड़ाहट फैल गई क्योंकि पूरी भीड़ उसे अविश्वास में देख रही थी। वह शैतान बच्चों में से एक भी नहीं है। उसका नाम किसी भी चीज़ में नहीं है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो 5वां शैतान बच्चा ड्रैकुला कहाँ है? एक आकृति ने अचानक पूछा जब वे हॉल के चारों ओर देखते थे। फिर भी 5वां शैतानी बच्चा नहीं मिल सका। क्या ये हो सकता है? ड्रैकुला मर गया। तो फिर उसे किसने मारा? तुरंत ही सभी का ध्यान जेरास की ओर चला गया, जिसमें शेष 4 शैतान बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि उनकी गहरी निगाहें उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थीं। लेकिन जेरास को ऐसा नहीं लगा कि उसे इसका एहसास है, क्योंकि उसने अपनी भावशून्य अभिव्यक्ति को ऐसे बनाए रखा जैसे कि वे उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। और जल्द ही उसका कार्ड उसे वापस दे दिया गया और जेरास भीड़ में वापस चला गया। लेकिन दूसरों के विपरीत उन्होंने खुद को उससे दूर नहीं किया और बस उसे ऊपर की ओर भौहों से देखा। आखिरी व्यक्ति, महिला ने पुकारा जैसे ही सुनहरे बालों वाला एक युवक समूह से बाहर चला गया। तुरंत ही सभी चुप हो गए। एक तरह की खामोशी छा गई क्योंकि उस युवक के कदमों की आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज रही थी। दूतों के सामने पहुंचकर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सभी को चौंका दिया। क्या आप में से किसी के पास सिगरेट है? हाँ, यहाँ तक कि जेरास ने भी साहसी सवालों पर अपनी भौहें उठाईं। वह दूतों से सिगरेट मांग रहा था। क्या उसकी मृत्यु की इच्छा थी? लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मंच के सामने बैठा आदमी सिगरेट और लाइटर लेकर आया और उस युवक को थमा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 284। अंतिम क्षण में रोका गया। धन्यवाद, युवक ने सिगरेट जलाते हुए कहा। लाइटर वापस उस आदमी की ओर फेंक दिया। पफ पफ, उसके मुंह से सफ़ेद गैस निकली और युवक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो सिगरेट का स्वाद चख रहा हो। 5 कश लेने के बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और अपने सुनहरे टिकट और कार्ड निकाले। होलोग्राफिक बदल गया क्योंकि नंबर 1 रैंकिंग पर एक नया नाम दिखाई दिया। नाम एस्मोडियस डेमोगोर्गन। गोल्डन टिकटों की संख्या 2000। स्थिति आधा म्यूटेंट। रैंकिंग स्थिति 1। वह एस्मोडियस है, पहला शैतान बच्चा और शक्तिशाली डेमोगोर्गन परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। उसके बारे में केवल एक ही बात ज्ञात है और वह है धूम्रपान की उसकी लत। ऐसा कहा जाता था कि अगर वह एक दिन भी धूम्रपान न करे तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। मैंने सुना है कि वह एक दोहरा व्यक्तित्व है और उसके भीतर शैतान है। और जब वह क्रोधित होता है या बहुत लंबे समय तक धूम्रपान नहीं करता है तो उसका दूसरा रूप प्रकट हो जाता है, एक अन्य प्रतिभागी ने कहा, जब उन्होंने देखा कि युवक अपना कार्ड वापस ले रहा है और बिना किसी का ध्यान दिए धूम्रपान करते हुए पीछे की ओर चला गया। वाकई एक दिलचस्प व्यक्ति, जेरास ने बड़बड़ाया। प्रशिक्षकों को देखते हुए उसने देखा कि वे भी युवक के साथ सम्मान से पेश आ रहे थे और उसके द्वारा किए गए कार्य के बाद भी वे बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये या तो उसकी शक्ति का प्रमाण था या उसकी अछूत पृष्ठभूमि का। जहां तक इस विश्वास का सवाल है कि उसके भीतर शैतान है, वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अब मुझे लगता है कि हर कोई अपनी रैंकिंग जानता है। आप सोच रहे होंगे कि रैंकिंग का क्या उपयोग है, और मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले, उच्च रैंकिंग के साथ और भी उच्च जीनोम तक पहुंच मिलती है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि उच्च रैंकिंग वाले लोगों को उच्च उत्परिवर्तन सीरम की क्षमता दी जाएगी, जो उच्च शक्ति से भी मेल खाती है। दूसरा, जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, उत्परिवर्तन साधना का मार्ग मन साधना के मार्ग की तुलना में बहुत अलग है। मन साधना पर्यावरण से प्राकृतिक मन को अवशोषित करने की क्षमता से संबंधित है, जबकि उत्परिवर्तन का मार्ग मुख्य रूप से 2 पहलुओं से संबंधित है। पहला, एक मजबूत जानवर के शरीर के अंगों के साथ विलय करना है, जिससे ऐसे जानवरों की क्षमताएं और विशेषताएं प्राप्त होंगी। दूसरा यह है कि मन साधना के विपरीत, जो मन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है, उत्परिवर्तन पथ अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु विकिरण का उपयोग करता है। परमाणु विकिरण, तो यही उनके शरीर से निकल रहा है।
जेरास ने दूतों को देखते हुए सोचा, जिनके आसपास की हवा बार बार कांप रही थी। जेरास बता सकता था कि यह उनके ऊर्जा हस्ताक्षर और उनके शरीर में सीमित ऊर्जा की मात्रा के कारण था, और वह ऊर्जा मन नहीं थी। लेकिन उसने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि यह वास्तव में परमाणु विकिरण था। और अब जब उसने इस पर अच्छे से विचार किया, तो क्या परमाणु विकिरण अवांछित उत्परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है? लेकिन ऐसा लगता है कि उत्परिवर्तन पथ ने इसके आसपास एक रास्ता खोज लिया है और इसे किसी प्रकार के साधना पथ में बदल दिया है। आप सभी जिस पहले जीनोम को जोड़ेंगे, वह संगठन में वापस आने के बाद आपको मुफ्त में दिया जाएगा। आप में से हर एक म्यूटेंट संगठन के हस्ताक्षर जीनोम के साथ जुड़ जाएगा, जो कि बेसिक रोअरिंग हॉर्न जीनोम है, जो आपके शरीर को उत्परिवर्तित करेगा, और आप अपने नश्वर स्व के शरीर को तोड़ते हुए मजबूत हो जाएंगे। फिर कुछ समय बाद जब आप उत्परिवर्तन से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो आप अपने अगले जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम होंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने जिस शब्द का उल्लेख किया है, कभी कभी का अर्थ 3 दिन, 1 सप्ताह या एक पूरा महीना भी हो सकता है, इससे पहले कि आप अपने अगले जीनोम के साथ जुड़ सकें। समय का निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा कि आप इस अवधि के दौरान कितना परमाणु विकिरण अवशोषित कर पाएंगे, और आपकी रैंकिंग विकिरण तक आपकी पहुंच निर्धारित करेगी। इसलिए कुछ लोग दूसरों की तुलना में तेजी से ठीक हो पाएंगे और दूसरों की तुलना में अपने अगले जीन के साथ तेजी से जुड़ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से ही अपने पहले जीन के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए आपको आधे म्यूटेंट का लेबल दिया गया है। आप गैर म्यूटेंट की तुलना में आधे म्यूटेंट ने पहले ही उत्परिवर्तन पथ पर अपना पहला कदम उठा लिया है, और इसलिए उनकी खेती और रिकवरी की गति आपसे कहीं आगे होगी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, कुछ ऐसे हैं जो दौड़ शुरू करने से पहले ही शुरुआती रेखा से बहुत दूर हैं। उत्परिवर्तन का मार्ग मन साधना के मार्ग के विपरीत साधना का सबसे कठिन मार्ग है, लेकिन निस्संदेह सबसे मजबूत मार्ग भी है। रास्ते में सैकड़ों बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आप उनसे पार पा लेते हैं तो आप पुरस्कारों के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। जब आप संगठन में पहुंचेंगे तो आपको साधना पथों के बारे में और अधिक समझाया जाएगा, और रैंकिंग के बारे में भी और अधिक समझा जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतना कहने के बाद चलिए शुरू करते हैं। आदमी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाने से पहले विस्तार से समझाया, और 3 मीटर तक पहुंचने वाला एक बड़ा अंधेरा दरवाज़ा दिखाई दिया। आप सभी सबसे कम से लेकर सबसे अधिक रैंकिंग के आधार पर अंदर जाएं, दूत ने आदेश दिया, और वे सभी एक एक करके अंदर गए और दरवाजे में गायब हो गए। जेरास ने दरवाजे की ओर देखा, उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने उसे नियंत्रित किया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह धीरे धीरे अपने मिशन की ओर बढ़ रहा था। यहाँ आने का उसका असली उद्देश्य यहाँ के सभी लोगों की तरह खेती के उत्परिवर्तन पथ पर चलना नहीं था। यह म्यूटेंट संगठन में घुसपैठ करना था, और वह धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे भीड़ कम हो गई, और जब जेरास की दरवाजे में प्रवेश करने की बारी आई तो उसे अचानक एक ठंडे हाथ से रोक लिया गया। तुम रुको, आवाज ने आदेश दिया जब जेरास ने पीछे देखा और देखा कि उसे दूत ने पकड़ रखा है। असमोज, तुम जा सकते हो, आदमी ने कहा, क्योंकि अचानक पोर्टल में आखिरी व्यक्ति चला गया और जेरास और 5 दूत अकेले रह गए। अध्याय 285, दूतों और जेरास के बीच तीव्र आमना सामना। दूतों और जेरास के बीच तीव्र आमना सामना। कमरे में सन्नाटा और दबाव दिमाग को ठंडा कर देने वाला और रीढ़ को तोड़ने वाला था, क्योंकि जेरास धीरे धीरे दूतों की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा, जो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। आप झूठ बोल सकते हैं और आप सच भी बोल सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है, जेरास ने उस पर भौहें चढ़ाते हुए कहा। और वह क्या है? क्या आप वही हैं जिसने ड्रैकुला को मारा है? आदमी ने पूछा। उसकी आवाज़ दिन की तरह साफ थी, क्योंकि जेरास ने उससे दूर देखा और उसके बगल में खड़े लबादे वाले आदमी को घूरा। आप रोहन की झूठ पकड़ने वाली तरंगों को महसूस कर सकते हैं, कितना दिलचस्प है, आदमी ने कहा, जब जेरास ने धीरे धीरे अपना ध्यान वापस उस पर केंद्रित किया। वस्त्र पहने हुए व्यक्ति से उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हाथ उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा है। उनके हाथ उसकी छाती और नाड़ियों पर हैं। एक साधारण उल्का रैंक स्टेज विशेषज्ञ के लिए इसे महसूस करना असंभव होता, लेकिन जेरास के लिए नहीं। और वह ये भी जानता था कि अगर वह झूठ बोलता है तो ये तुरंत उन हाथों द्वारा महसूस किया जाएगा। लेकिन जेरास खुद झूठ बोलने की योजना नहीं बना रहा था। ड्रैकुला, क्या तुम्हारा मतलब लाल बालों वाले आदमी से है? जेरास ने पूछा, जब उस आदमी ने सिर हिलाया, ये देखते हुए कि जेरास की दुष्ट मुस्कान उसके कानों तक कैसे फैल गई, जब उसने एक घमंडी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे मार डाला। हौंफता हुआ। दूतों से बेकाबू सांसें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि वे सभी अपना ध्यान वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर केंद्रित कर रहे थे, जो उन्हें एक दृढ़ सिर हिला देने से पहले उनकी ओर मुड़ा। तुमने सच में मार डाला, ड्रैकुला। लेकिन यह असंभव है। ड्रैकुला भी तुम्हारी तरह ही मध्य उल्का रैंक स्टेज पर था, और यहाँ तक कि तुम्हारे विपरीत एक बुनियादी जीन के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ था, और तुमने उसे हरा दिया। यह असंभव है, महिला दूत ने अविश्वास में जेरास को देखते हुए कहा।
जब मैंने उसे हराया था तो उसने यही कहा था, जेरास ने जोर से कहा, और उनकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं और कमरे में कई मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि तुमने उसे कैसे मारा, क्योंकि तुम जल्द ही मर जाओगे, क्योंकि रूहर परिवार तुम्हारा सिर लेने आएगा। तुम जा सकते हो। वे उस युवक के चेहरे पर निराशा की झलक देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वह बस खाली था, और वह बस वापस चला गया और दरवाजे में गायब हो गया, जो उसके गायब होने के बाद भी फीका पड़ गया। किसने सोचा होगा कि रूहर का सातवां प्रतिभाशाली व्यक्ति एक गैर उत्परिवर्ती के कारण मर जाएगा, उस आदमी ने खुद से हंसते हुए कहा, उसकी आंखों में एक अंधेरी रोशनी चमक रही थी। ऐसा लगता है कि अंधेरा परिवार केवल और अधिक अभिमानी होता जा रहा है और मजबूत नहीं हो रहा है। बाहरी लोग अब ताकत में डाक परिवारों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लबादा पहने व्यक्ति ने अपनी आवाज में कहा, मानो एक ही समय में बहुत से लोग बोल रहे हों। ड्रैकुला ने उसे कम आंका होगा, महिला दूत ने कहा। या हम सभी बच्चे को कम आंक रहे होंगे, वह व्यक्ति जो उनका नेता लग रहा था, उस जगह को देखते हुए जोर से बोला, जहां जेरास गायब हो गया था, क्योंकि उसके पीछे एक और दरवाजा दिखाई दिया और वह उसमें प्रवेश कर गया, शेष 4 दूतों को हॉल में छोड़कर। ऐसा लगता है कि म्यूटेंट संगठन एक बार फिर से भड़क जाएगा और थोड़ा मजाक होगा, एक दूत ने कहा, जैसे ही 4 अंधेरे दरवाजे उनके पीछे दिखाई दिए और वे सभी उसमें प्रवेश कर गए, जल्दी से गायब हो गए। जेरास ने दरवाजे में प्रवेश करते समय एक तीव्र धक्का महसूस किया। एक पल बाद, और उसने अपनी आंखें खोलीं, केवल छात्रों और दूतों के एक और समूह से भरे एक और बड़े सफ़ेद हॉल ने उसका स्वागत किया। वह एक लंबी लाइन देख सकता था और देख सकता था कि लोगों को ले जाने से पहले उन्हें किसी तरह का बैग दिया जा रहा था। वह लाइन में सबसे पीछे था, इसलिए उसे काउंटर पर जाने से पहले काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जेरास का दिल लगभग धड़कने से रुक नहीं रहा था, क्योंकि अभी अभी हुई घटना की यादें उसके दिमाग में कौंध रही थीं। वह जानता था कि वह मिशन को बर्बाद करने और मरने से बस एक कदम दूर था। उस आदमी ने जो सवाल पूछा वह एक साधारण सवाल की तरह लग रहा था, और उसने ये भी कहा कि वह सच बोलने या झूठ बोलने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन जेरास को 100% यकीन था कि अगर उसने झूठ बोला होता तो उसे तुरंत मार दिया जाता, और अगर उससे पूछे जाने पर उसने थोड़ी घबराहट दिखाई होती और आत्मविश्वास से जवाब नहीं दिया होता, तो यह निश्चित नहीं था कि वह जिंदा बच पाता। म्यूटेंट के संगठन के काम करने के तरीके को देखते हुए वह बता सकता था कि वे अपने प्रतिभागियों के जीवन को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। उसे मारने से पहले उन्होंने 2 बार भी नहीं सोचा होगा, और भले ही वह भागने में कामयाब हो गया हो, उसे यकीन था कि मिशन एक बड़ी विफलता थी। शुक्र है, उसने उन्हें सच बताने का फैसला किया था, और यह सवाल की वजह से भी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मन बना लिया था कि इस बार ईआई के विपरीत वह पूरी तरह से आगे बढ़ेगा और अपनी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं छिपाएगा। क्योंकि वह बता सकता था कि प्रतिभागियों में से कुछ ऐसे भी थे जिनमें लगभग उसके जैसी ही क्षमता और ताकत थी, खासकर 4 शैतानी बच्चे। और ऐसे और भी लोग थे जिनमें शायद उसके जैसी ही क्षमता हो, और वह उसके ठीक सामने खड़ा था, उसकी पीठ उसकी तरफ थी और उसकी सिगरेट का धुआं उसके नथुने में घुस रहा था। असमोडियस, जिसके अंदर एक शैतान रहता है, युवक को उसका बैकपैक दिया गया और वह भी उस जगह से बाहर चला गया। उसने अपने पीछे मुड़कर अपने तथाकथित दूसरे नंबर के व्यक्ति को देखने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि इसे आसानी से गर्व के तौर पर गलत समझा जा सकता है, जेरास जानता था कि यह गर्व नहीं था और यह उसका स्वभाव था, बेपरवाह। आपका आईडी कार्ड कृपया, डेस्क पर बैठे व्यक्ति ने पूछा जब जेरास ने उसे अपना आईडी कार्ड दिया। जेरास ने देखा कि वह लगातार उसके साथ खेल रहा था, उसकी बांह पर एक लाल ऊर्जा दिखाई दे रही थी जिसने कार्ड को वापस देने से पहले उस पर लेप लगा दिया। हाँ, जेरास ने कार्ड को देखा, लेकिन इसे वह नहीं कहा जा सकता था क्योंकि उसने इसे छोड़ दिया था, लेकिन यह वास्तव में उसके हाथों में वापस आ गया। और जब उसने इसे बारीकी से देखा तो वह ये देखकर चौंक गया कि यह अब एक तकनीकी उपकरण था। एक स्मार्टफोन की तरह दिख रहा था, सिवाय कार्ड की तरह सपाट। यह आपको जगह के बारे में बताएगा और संगठन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की ज़रूरत है वह सब बताएगा। यह आपकी वर्दी है, उस व्यक्ति ने कहा, बैकपैक उसे देते हुए। जेरास ने सिर हिलाकर कहा। उसने तुरंत गेट खोला और एक नया दृश्य उसकी नज़र में आया। तो यह म्यूटेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस है। अध्याय 287, म्यूटेंट संगठन। ये बिल्कुल ये जैसा था। सैकड़ों ऊंची इमारतें आसमान में ही उठती हुई, सैकड़ों विभिन्न शिष्य और दूत पूरे स्थान पर छाए हुए थे। इस स्थान से होकर गुजरने वाले विभिन्न परिवहन उपकरण शायद ईआई की तुलना में इस स्थान के बारे में एकमात्र अधिक उन्नत चीज़ हो सकती है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न छात्रों को जूतों के साथ घूमते हुए देख सकता था, जिनके पैरों के नीचे आग की लपटें थीं और वे हवा में उड़ रहे थे। हवा में तेजी से उड़ती हुई कारें। ईआई सब कुछ सभ्य रखने के अपने सख्त प्रोटोकॉल के कारण इसके खिलाफ है, लेकिन म्यूटेंट संगठन को इसकी परवाह नहीं है। यह अजीब होता अगर एक डाक संगठन व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता।
और जेरास ने एक अजीब बात भी नोटिस की और वह था रंग। अधिकांश संरचनाएं गहरे रंग की थीं, बिल्कुल गहरे अंधेरे की तरह जिसमें एक भी सफ़ेद धब्बा नहीं था। यह के विपरीत जहां अधिकांश संरचनाएं सफ़ेद रंग से रंगी हुई हैं, वहां पहले से ही नए छात्र घूम रहे थे। वे उन जीनों पर चर्चा कर रहे थे जिनके साथ वे जुड़ेंगे और यह सब, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अपने हाथों में तकनीकी डिवाइस को देख रहा था जिसकी स्क्रीन अब और कई इंटरफेस थी। और जेरास के बीच छात्रावास के कमरे पर क्लिक किया और तुरंत एक तीर दिखाई दिया और वह उसकी ओर बढ़ने लगा। कुछ स्काईवॉकर्स खतरनाक तरीके से उसके आगे निकल गए। जब जेरास ने उन विद्यार्थियों को देखा जो काले रंग की वर्दी पहने हुए थे और उनके बैज को देख रहे थे, उन पर 2 सितारे थे। उन्होंने हवा में उड़ने से पहले मजाक में अपनी जीभ बाहर निकाली। TCH, दूसरे साल के। वे कुछ बेवकूफ़, अहंकारहीन बेवकूफ़ों की तरह हैं जो हर जगह पाए जा सकते हैं। जेरास ने घृणा से बड़बड़ाया और उनके नखरे को अनदेखा करते हुए जल्द ही बड़े गेट के सामने पहुंच गया जिस पर लिखा था पुरुष छात्रावास। तुरंत उसने हवा में एक अजीब उपस्थिति महसूस की। ये वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति यह छात्रावास में प्रवेश करने के बाद मन की उपस्थिति को देख सकता है, लेकिन यहाँ यह मन नहीं था बल्कि परमाणु ऊर्जा। जेरास ने आगे बढ़ने से पहले सोचा, और यह जैसा ही ऑपरेशन था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, परमाणु विकिरण की सांद्रता बढ़ती गई और छात्रावास के ठीक सामने वह एक छोटा सा बंगला देख सकता था जिसके शीर्ष पर सेकंड लिखा था। सबसे आगे एक और बंगला था जिसके शीर्ष पर फर्स्ट लिखा था, और उसके बाद एक विशाल यांत्रिक उपकरण था जो किसी प्रकार के बड़े ट्रांसफॉर्मर जैसा दिखता था और परमाणु विकिरण उससे बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा था। तो ये परमाणु विकिरण आग जनरेटर है। ये के मन जनरेटर से भी बड़ा है। जेरास ने अपने छात्रावास के कमरे में प्रवेश करने से पहले विस्मय में सोचा। दरवाजे के बगल में एक कुंजी कार्ड था और जेरास ने अपने हाथों में कार्ड को उस पर खींचा क्योंकि उसने बीप की आवाज़ की। काला दरवाज़ा खुला और वह उसमें दाखिल हुआ, जहां उसका सामना एक बहुत बड़ा और आलीशान लिविंग रूम से हुआ। ऊंची छतें, झूमर, अजीबोगरीब पौराणिक जानवरों को दर्शाने वाले प्राचीन दर्पण, बड़े बड़े गलीचे, दीवार के दर्पण, शानदार पर्दे। ये में उसके कमरे से 100 गुना ज़्यादा आलीशान था। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात परमाणु विकिरण की पागल सांद्रता थी, और जेरास को यह भी महसूस हो रहा था कि यह उसकी त्वचा पर चुभ रहा है। यह एक छात्र के छात्रावास के कमरे के लिए बहुत ज़्यादा है। आखिर उन्हें इतना पैसा कहाँ से मिलता है? क्या वे प्रवेश शुल्क लेते हैं? जेरास ने सोचा जब वह पहले सोफे पर कूदा और उसके होठों से लगभग कराह निकल गई। मैं एक खुश आदमी के रूप में मरूंगा अगर मैं जीवन भर इस सोफे पर सो सकूं, जेरास ने दूसरी तरफ के एक दरवाजे की ओर जाने से पहले एक बीमार मुस्कान के साथ जोर से कहा। वहां एक बाथरूम था जिसमें एक जकूजी, एक शॉवर और एक विशाल कांच का दर्पण था जो एक अजीब अंधेरे टाइल से बंधा हुआ था जो रोशनी से जगमगा रहा था। यह की तुलना में ये 10 गुना बेहतर था। बाहर निकलते हुए वह आखिरी कमरे में गया और यह एक बेडरूम था। एक विशाल बेडरूम जिसमें एक आकर्षक बिस्तर लगा हुआ था जिसमें इतनी जगह थी कि कम से कम 5 आदमी एक साथ सो सकते थे। एक खाली अलमारी, एक गलीचा, सुंदर सफ़ेद रंग का लाइटिंग लैम्प जो जगह को रोशन कर रहा था। यह हर मायने में एकदम सही था, इतना सही कि उसे संदेह होने लगा था। म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कैसे कर सकता है जो EIA भी नहीं कर सकता? शायद EIA ने म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन को कम करके आंका हो, और वह भी बहुत ज़्यादा, जब तक कि EIA को पता न हो और उसने उसे उससे छिपाया न हो। भाड़ में जाओ, क्या ऐसा कुछ है जो वे उससे छिपा नहीं रहे थे? उन्होंने उसे म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तथाकथित योजना के बारे में भी नहीं बताया, ये कहते हुए कि यह कोई आकाशगंगा व्यापी लाडिडा ब्ला 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 है। लेकिन क्या जेरास को परवाह थी? बिल्कुल नहीं। उसे बस मिशन पूरा करने और बाहर निकलने की चिंता थी। उसके गले में पहले से ही बहुत सी चीज़ें फंसी हुई थीं, उसे और ज़्यादा ढेर करने की ज़रूरत नहीं थी। वर्तमान में उसका मिशन आधा पूरा कहा जा सकता था क्योंकि उसने म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन में ठीक वैसे ही घुसपैठ की थी जैसा उन्होंने कहा था। उसे यकीन था कि वे अभी उसकी जानकारी पर नज़र रख रहे होंगे, इसलिए जेरास ने अपनी घड़ी निकाली जिसे उसने अपने हाथों में पहना हुआ था। अब उसे बस जवाब का इंतज़ार करना था। अभी के लिए वह बस खेलता रहेगा और म्यूटेंट संगठन का छात्र बन जाएगा। जैसे ही उसने उस पर सूचना देखी, उसका कार्ड डिवाइस अचानक बीप हो गया। नई सूचना, सिस्टम द्वारा आपको एक फ़ाइल भेजी गई है, क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? लेस देन हाँ, ग्रेटर दैन लेस देन नहीं, ग्रेटर दैन। और उसने हाँ बटन पर क्लिक किया। फाइल लोड हो रही है। 10% ग्रेटर दैन 35% ग्रेटर दैन 67% ग्रेटर दैन 99% ग्रेटर दैन 100%। लोड हो रहा है। उत्परिवर्ती संगठन की कुलीन छात्र फाइलें और कानून। ओह, उनके पास कानून है। जेरास ने चौंककर पूछा क्योंकि उसने फाइल खोली और उसकी सामग्री पढ़ना शुरू किया। छात्रों का ग्रेड
अध्याय 288 म्यूटेंट संगठन के पीछे की व्यवस्था को समझना। म्यूटेंट संगठन के शिष्यों की अपनी अलग ही श्रेणी है। सामान्य वर्ग, कुलीन वर्ग और सुपर क्लास। 300वीं रैंकिंग से लेकर 21वीं रैंकिंग तक के सभी लोग सामान्य वर्ग के हैं और अभिजात वर्ग और सुपरनल की तुलना में संगठन का ध्यान उन पर बहुत कम जाता है। कुलीन वर्ग 20वीं रैंकिंग से लेकर दूसरी रैंकिंग तक के लोगों के लिए है। वे छात्रों में कुलीन हैं जो सामान्य वर्ग से ज़्यादा और सुपरनल वर्ग से कम लाभ उठाते हैं। सुपरनल वर्ग पूरे छात्रों में सबसे बढ़िया वर्ग है। वे म्यूटेंट संगठन का भविष्य हैं और इसलिए संगठन के सभी लाभों का आनंद लेते हैं। असाधारण लोगों का समूह होने के कारण उन्हें आम छात्रों के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए और सुपर क्लास में से एकमात्र व्यक्ति जिसे प्रकट किया गया है वह रैंकिंग में वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। विभिन्न रैंकिंग के लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं। 1. सामान्य वर्ग। ग्रेटर दैन म्यूटेशन के विभिन्न पाठों में ग्रेड 100 से ग्रेड 80 दूतों तक के व्याख्यानों तक पहुंच। ग्रेटर दैन खेती संसाधन खरीदने के लिए 20 मृत्यु बिंदु। ग्रेटर दैन 30% का एक मन सांद्रता छात्रावास कक्ष। 2. कुलीन वर्ग। ग्रेटर दैन म्यूटेशन के विभिन्न पाठों में ग्रेड 79 से ग्रेड 20 दूतों तक के व्याख्यानों तक पहुंच। ग्रेटर दैन खेती संसाधन खरीदने के लिए 100 मृत्यु बिंदु। ग्रेटर दैन 50% का एक मन सांद्रता छात्रावास कक्ष। ग्रेटर दैन एक निःशुल्क सामान्य ग्रेड परमाणु अवशोषण मैनुअल और एक दुर्लभ लड़ाकू तकनीक। 3. सुपरनल क्लास। ग्रेटर दैन म्यूटेशन के विभिन्न पाठों में ग्रेड 19 से ग्रेड 4 दूतों तक के व्याख्यानों तक पहुंच। ग्रेटर दैन खेती संसाधन खरीदने के लिए 500 मृत्यु बिंदु। ग्रेटर दैन 100% का एक मन सांद्रता छात्रावास कक्ष। ग्रेटर दैन एक निःशुल्क दुर्लभ ग्रेड परमाणु अवशोषण मैनुअल और एक महाकाव्य ग्रेड लड़ाकू तकनीक। ये वास्तव में अनुचित है लेकिन ये समझ में आता है। ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए पढ़ना जारी रखा। ऊपर दिए गए लाभ रैंकिंग में उच्च रैंकिंग के हैं। ऐसे लाभों के साथ तो क्या सभी को उच्च रैंक प्राप्त करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए? इसलिए उच्च रैंकिंग के तरीके स्थापित किए गए हैं। एक आम व्यक्ति को उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए उन्हें एलीट रैंकिंग वाले लोगों को चुनौती देनी होगी। चुनौती कहीं भी और कभी भी खुली है, लेकिन एक एलीट छात्र को प्रतिदिन अधिकतम 5 लोग ही चुनौती दे सकते हैं और यह एक गिरोह नहीं होना चाहिए। जो कोई भी एलीट रैंकिंग में से किसी एक को हराने में सफल होता है उसे एलीट रैंकिंग में पदोन्नत किया जाएगा और एलीट रैंकर को उसके प्रतिद्वंद्वी की स्थिति में पदोन्नत किया जाएगा। लड़ाई स्वाभाविक रूप से एलीट रैंकर पर कार्ड द्वारा दर्ज की जाएगी और एक बार जब वह हार जाता है, जो कि ज़्यादातर मामलों में बेहोश हो जाता है, तो अधिसूचना सभी उपस्थित छात्रों को भेजी जाएगी। एलीट रैंकिंग से सुपर रैंकिंग में जाने के लिए केवल एक ही तरीका है, सुपर रैंकर को हराना, और वर्तमान में ज्ञात एकमात्र सुपर रैंकर कोई और नहीं बल्कि रैंकिंग में वर्तमान नंबर 1 है। उसे हराने से सुपरनल की स्थिति में चढ़ने और लाभ प्राप्त करने की स्थिति प्राप्त होगी, जबकि सुपरनल को उसके प्रतिद्वंद्वी की रैंकिंग में पदोन्नत किया जाएगा। लेकिन सुपरनल को चुनौती देने के लिए किसी के पास कुल 50 अंक होने चाहिए, जो सुपरनल के खाते की फीस में स्थानांतरित हो जाएंगे। ये निरर्थक लड़ाइयों के साथ सुपरनल का समय बर्बाद न करने के कारण है, क्योंकि उन्हें अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। रैंकिंग में रैंक बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका है। यही EIA की तरह ही लगता है, सिवाय इसके कि EIA अधिक व्यवस्थित है और चुनौती किसी भी समय के बजाय पूरे 1 महीने के बाद होती है। उसने अगले पृष्ठ की ओर बढ़ने से पहले बड़बड़ाया। म्यूटेंट संगठन कानून पूर्णविराम। ज़ेरास ने धीरे धीरे संगठन से जुड़े सभी कानूनों को पढ़ा और पूरे कानून को पूरी तरह से समझने में उसने 3 घंटे बिताए। कुछ कानून इतने महत्वपूर्ण नहीं थे और सिर्फ सामान्य ज्ञान के थे, जबकि कुछ अविश्वसनीय थे। उनमें से सबसे उल्लेखनीय था 1. सभी प्रकार की हिंसा की अनुमति है। अब तक इससे संगठन की संपत्ति का विनाश नहीं होता और अन्य छात्रों की मृत्यु नहीं होती। किसी भी प्रकार की हिंसा की अनुमति है। ये कैसा बेवकूफ़ी भरा नियम है, ज़ेरास ने आश्चर्य से कहा, स्पष्ट रूप से अवाक। म्यूटेंट संगठन को नुकसान न पहुंचाने के लिए सभी प्रकार की हिंसा की अनुमति है। इसका मतलब है कि संगठन द्वारा सभी प्रकार की बदमाशी, लड़ाई और विनाश की अनुमति है। जबकि यह कहा गया था कि अन्य छात्रों की हत्या की अनुमति नहीं है। किसी व्यक्ति को मौत की भीख मांगने के कई तरीके थे, लेकिन उसके बाद दूसरा नियम उस नियम को थोड़ा कम करता है, और वह था 2. किसी अन्य छात्र के कमरे में किसी भी प्रकार की घुसपैठ वर्जित है। किसी की निजता में घुसने की अनुमति नहीं है, और किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने पर जो अंदर है या कभी अपनी बालकनी से बाहर नहीं निकला है, संगठन की ओर से कड़ी सजा दी जाएगी। कम से कम एक तो सुरक्षित रह सकता है जब तक कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें। ज़ेरास ने बड़बड़ाया, लेकिन कौन बाहर जाना और अपने छात्रावास के कमरे में हमेशा के लिए फंसना नहीं चाहेगा।
इससे आग और भी मजबूत हो जाएगी क्योंकि इस तरह के नियम के लागू होने पर केवल एक विशिष्ट समूह के लोग ही इस जगह पर जीवित रह पाएंगे और वे ही सबसे मजबूत हैं। म्यूटेंट संगठन के लिए यह एक शानदार कदम था क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि एक कोने में फंसा शिकार भी वापस लड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव से छात्र टूट सकते हैं, इसलिए तीसरा नियम बनाया गया था। 3. दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को पहले वर्ष के छात्रों को नुकसान पहुंचाने से मना किया जाता है और सुपरनल को भी आम छात्रों को नुकसान पहुंचाने से मना किया जाता है। किसी भी तरह की अवज्ञा के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, दूसरे वर्ष के छात्रों ने अकादमी में पूरा 1 साल बिताया है और निस्संदेह वे पहले वर्ष से ज़्यादा मजबूत हैं। अगर दोनों लड़ते तो हारने वाले काफ़ी स्पष्ट थे और सुपरनल भी आम छात्रों की तुलना में काफ़ी मजबूत थे। इसलिए दोनों पक्षों के लिए लड़ना भी अनुचित होगा क्योंकि अंतर इतना बड़ा है कि उसे पार नहीं किया जा सकता। तो आम लोग सिर्फ एलीट के बारे में चिंतित हैं जबकि एलीट सिर्फ सुपरनल के बारे में चिंतित हैं। वास्तव में तीव्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक स्मार्ट कदम। अध्याय 289 उत्परिवर्ती खेती के मार्ग पर चलना। उत्परिवर्ती संगठन में कानून EIA की तुलना में अधिक क्रूर थे। उन दोनों की तुलना करना भी यही है कि उत्परिवर्ती संगठन के पास कानून ही नहीं थे। लेकिन ज़ेरास इस बात की पुष्टि कर सकता था कि यह सब छात्रों के विकास के उद्देश्य से था, ठीक EIA की तरह, बस उन्होंने इसके लिए एक व्यापक, अधिक क्रूर और पागल दृष्टिकोण अपनाया। और यही बात इतने बड़े संगठन को दुनिया से अलग करती है। वे EIA की तरह एक लक्ष्य प्राप्ति संगठन हैं, लेकिन EIA के विपरीत वे प्रक्रिया के बारे में कम और परिणामों के बारे में अधिक परवाह करते हैं। EIA को नागरिकों की सुरक्षा, संपत्तियों के विनाश और लोगों के प्राकृतिक अधिकारों पर कदम न रखने के बारे में भी सावधानी से विचार करना पड़ता है, लेकिन उत्परिवर्ती संगठन इनमें से किसी पर भी विचार नहीं करता है। बीप। ज़ेरास ने जैसे ही इसे देखने के लिए मुड़ा, उसके डिवाइस पर एक नई सूचना दिखाई दी। ये लाल रंग से रंगी हुई उल्टी गिनती थी और धीरे धीरे उल्टी गिनती हो रही थी, नीचे दिए गए नोटिफिकेशन को देखते हुए। उल्टी गिनती 23 घंटे 58 मिनट 4 सेकंड। उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद रोअरी हॉट म्यूटेशन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और आप मास्टर म्यूटेंट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला रास्ता अपनाएंगे। पूर्ण विराम। महत्वपूर्ण नोट, आपको सलाह दी जाती है कि उल्टी गिनती समाप्त होने से कम 1 घंटे पहले म्यूटेंट हॉल के दरवाजे पर आ जाएं। समय पर विफल होना हमेशा के लिए खेती की ओर आपके पहले कदम को विफल करना है और जब आप भविष्य में ऐसा कर सकते हैं तो आप दूसरों से हजारों कदम पीछे रह जाएंगे और ऑपरेशन करने में सक्षम होने से पहले आपको भारी मात्रा में अंक भी इकट्ठा करने होंगे, जबकि अब यह मुफ्त है। पूर्ण विराम। ज़ेरास ने नोटिफिकेशन को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह खुद से सोच रहा था कि क्या उसे म्यूटेंट फ्यूजन में भाग लेना चाहिए। उसने ईमानदारी से महसूस किया कि आपके अंक को किसी अन्य प्राणी के अंक से बदलना खेती का सही रास्ता नहीं था। ज़ेरास जितना समझ सकता था, वह छात्र के हृदय को दूसरे प्राणी के हृदय से बदलना था। सिर्फ मजबूत बनने के लिए उसके प्राकृतिक शरीर के अंगों को दूसरे प्राणियों से बदलना। ये कुछ ऐसा था जो म्यूटेंट संगठन कर सकता था और उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन ज़ेरास के लिए यह एक बड़ी ना थी। अरे सिस्टम, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या मुझे ये करना चाहिए? ज़ेरास अपने अंतिम सलाहकार की ओर मुड़ा। इस तरह के निर्णय के लिए उसने इसे सिस्टम पर छोड़ने का फैसला किया। वह पहले से ही जवाब जानता था क्योंकि सिस्टम कितना पावर का भूखा है, लेकिन वह दिखाई देने वाले नोटिफिकेशन पैनल से चौंक गया। सिस्टम म्यूटेंट पथ पर होस्ट के चलने के बहुत खिलाफ है। हो, ज़ेरास ने सिस्टम के अजीब व्यवहार पर भौहें चढ़ाईं। क्यों? सबसे पहले, होस्ट पहले से ही म्यूटेशन पथ पर चल पड़ा है। एक बात जो म्यूटेंट संगठन समझ नहीं पाएगा, और वह है होस्ट का स्लम्बरिंग टाइटन जीन के साथ फ्यूजन। ये हर मायने में एक पूर्ण और सच्चा सम्मिलन है और म्यूटेंट संगठन में किसी भी प्रकार के सम्मिलन से कहीं आगे है। दूसरी बात, होस्ट के पास पहले से ही मौजूद असंख्य क्षमताओं से भरे हाथ हैं, और सिस्टम के अनुमान के अनुसार होस्ट को अभी तक अपनी क्षमताओं की वास्तविक शक्ति को समझना भी बाकी है। एक और अधूरा और सांसारिक सम्मिलन जोड़ने से सिर्फ एक बेकार समस्या पैदा होगी और वह समय बर्बाद होगा जो होस्ट के पास बिल्कुल भी नहीं था। तीसरा, जब होस्ट अपने कैस डिवाइडर ब्लडलाइन के साथ सम्मिलन करता है तो उसके अंग जागृत होने लगेंगे जिससे एक अलग क्षमता जागृत होगी। एक उदाहरण है कैस की आंखें। होस्ट के अगले सम्मिलन के बाद एक और शारीरिक अंग जागृत होगा। अगर होस्ट अपना दिल निकालकर किसी जानवर के दिल के साथ सम्मिलन कर लेता है तो वह हमेशा के लिए हार्ट ऑफ कैस को जगाने का मौका खो देगा। क्या होस्ट समझ गया? ओह, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, ज़ेरास ने सोचा। इसलिए हर फ्यूजन के साथ वह अपने अंगों को जागृत करना शुरू कर देगा जिससे उसे नई क्षमताएं भी मिलेंगी। यह उसकी अराजकता की आंखों की तरह था जो उसकी सामान्य दृष्टि से 3 गुना ज़्यादा छेद कर सकती थी और वस्तुओं को उसकी सामान्य आंख से अनगिनत गुना बेहतर तरीके से बड़ा कर सकती थी, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि लगभग कुछ भी ज़ेरा की नज़र से बच नहीं सकता। तो यह निष्कर्ष निकाला गया है।
मैं रोरी हॉट म्यूटेशन से नहीं गुजरूंगा। एच ने निष्कर्ष निकाला। हालांकि यह अजीब होगा अगर उसकी स्थिति आधी उत्परिवर्ती थी और हर कोई उसे एस्ट्रल टाइटन मॉर्फ का उपयोग करते हुए देखता। ये काफ़ी भौहें चढ़ा देगा क्योंकि वे आश्चर्य करेंगे कि वह एक इंसान है या नहीं। लेकिन उसे यकीन था कि संगठनों की अपनी कुछ विसंगतियां हैं और वे इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वह ऐसा कैसे कर पाया। लेकिन ये शब्द सुनते ही ज़ेरास के दिमाग में कुछ कौंधा और वह उठकर बाथरूम में चला गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। अपनी बाईं आंख में देखते हुए वह अंदर अथाह अंधकार के भंवर को देख सकता था, जिसकी घूर्णन गति पिछली बार की तुलना में काफ़ी बढ़ गई थी। अपनी बाईं आंख में देखना ज़ेरास को नापसंद था क्योंकि उसे आमतौर पर अजीब सा एहसास होता था, जैसे कि वह किसी की आंखों को देख रहा हो। इससे उसे संदेह हुआ कि क्या कैस की आंखें वास्तव में उसकी आंखें हैं या किसी व्यक्ति की। लेकिन यह एहसास कि यह उसकी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था और यह एहसास उसके मजबूत होने के साथ बढ़ता जा रहा था। अरे सिस्टम, तुमने कहा था कि जैसे जैसे मैं मजबूत होता जाऊंगा मैं अलग अलग अंगों को जगाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे कैस की आंखें, है ना? हाँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अभी भी ऐसे एहसास होते रहेंगे जैसे कि शरीर के अंग मेरे नहीं हैं? कैस की आंखें बदलाव से ज़्यादा प्रत्यारोपण जैसी लगती हैं। अगर मैं शरीर के दूसरे अंगों को जागृत करता रहूंगा तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं दूसरे प्राणी के शरीर के अंग को प्रत्यारोपित करवाता रहूंगा? वास्तव में, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी आंखों की अराजकता मेरी पिछली बाईं आंख नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बस प्रत्यारोपित हो रहा हूं? ज़ेरास ने वह सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। मेज़बान की अपनी आंखों की अराजकता क्षमता की अधिक समझ के साथ परिचितता बढ़ेगी। मुझे सच में उम्मीद है कि अंत में आप सही होंगे, सिस्टम। अध्याय 290, एक महाकाव्य ग्रेड कौशल बनाना, खोखला बिंदु। जीन के साथ विलय करने के निर्णय के बाद उसके पास कम से कम एक दिन खाली था और ज़ेरास को पता था कि उसे क्या करने की ज़रूरत है, जो कि अराजकता की गेंद बनाने का अभ्यास करना और अराजकता के पहले सिद्धांत को समझना था। अपने लिविंग रूम के केंद्र में बैठे हुए ज़ेरास ने अपनी सांस को शांत किया क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपनी उंगलियों को क्रॉस किया। अराजक अस्तित्व कौशल, खोखला डोमेन, उसने धीरे से कहा क्योंकि उसके पैरों के नीचे अथाह काली छायाएं उभर रही थीं, जो जल्दी से उसके शरीर को अंधेरे के एक मोटे कोकून में ढक रही थी जो उसके लिविंग रूम के केंद्र में बैठा था। एक बार फिर अपनी आंखें खोलते हुए उसने खुद को सिंहासन कक्ष में पाया, उसके नीचे लाल रंग की सीढ़ियों की लंबी पंक्ति और वह नुकीला काला सिंहासन जिस पर वह बैठा था। सिंहासन पर बैठने से उसे पूर्णता का एहसास हुआ, मानो कोई आवाज़ उसके कानों में फुसफुसा रही हो कि एक बार सिंहासन पर बैठने के बाद वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ाते हुए छायाएं तेजी से जम गईं और अंतरिक्ष में एक विशाल छायादार हाथ बन गया। ये पहला कौशल था जो ज़ेरास के दिमाग में आया जब उसने पहली बार खोखले डोमेन का इस्तेमाल किया, और सबसे प्रभावी भी। मैं तुम्हें डेथ शैडो हैंड्स कहूंगा, ज़ेरास ने बड़बड़ाया और इच्छाशक्ति के साथ एक हाथ हवा में दिखाई दिया, उसके बाद दूसरा और फिर एक और जल्द ही ज़ेरास के सामने कुल 100 छाया हाथ व्यवस्थित हो गए, जिनमें से प्रत्येक में लेट मेटियोर रैंक स्टेज विशेषज्ञ की शक्ति थी। -250 ऊर्जा भी समाप्त हो गई थी, लेकिन ऊर्जा में 3000 अंकों के साथ वह ऊर्जा के उपयोग के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह सचमुच पूरे दिन ऐसा कर सकता था। डेथ शैडो हैंड सम्मोहक हैं और असली हाथों की तरह ही हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह मेरे हाथों का ही विस्तार है, ज़ेरास ने असंख्य हाथों को देखते हुए सोचा। उसे ऐसा लग रहा था कि वे उसके दाएं और बाएं हाथ की तरह हैं और वह उन्हें सिर्फ इच्छा करके नियंत्रित कर सकता है। ये वास्तव में उसकी क्षमता का एक शक्तिशाली लेकिन बुनियादी उपयोग था। छायादार डेथ हैंड्स निस्संदेह शक्तिशाली हैं, लेकिन वे बहुत सांसारिक हैं। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे बस सोचने की ज़रूरत है, उसने धीरे से कहा। अगले सेकंड में जब उसकी आंखें चौड़ी हो गईं तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाते हुए ज़ेरास ने अपनी मध्यमा उंगली हवा में उठाए और फिर धीरे से फुसफुसाया, खोखला बिंदु। तुरंत ज़ेरा के हाथों की नोक पर गहरे अंधेरे का एक छोटा गोलाकार बिंदु दिखाई दिया। यह एक ऐसा मूव था जिसे उसने एक बार क्विन को टूर्नामेंट में करते हुए देखा था और इसने ज़ेरास को हमेशा के लिए चकित कर दिया। क्विन ने जो समझाया उसके अनुसार यह अंतरिक्ष की दूसरी परत को भेदने के बारे में था। इससे एक शक्तिशाली ऊर्जा आउटलेट बन जाएगा जो भयानक गति से प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ेगा, जिससे हवा में सफ़ेद रेखाएं बनेंगी क्योंकि भयानक पावर आउटलेट एक बिंदु तक सीमित है। लेकिन ज़ेरास को अंतरिक्ष के सिद्धांत के बारे में कुछ भी पता नहीं था और निश्चित रूप से परतों को भेद नहीं सकता था। लेकिन उसके पास एक अलग विचार था। ऊर्जा का खोखला डोमेन स्रोत उसके भीतर का अंधेरा था। अंधेरे के माध्यम से वह डेथ शैडो क्लॉस बना सकता था। वह अंधेरे को इतना शक्तिशाली बना सकता था कि दबाव बहुत ज़्यादा हो और तुरंत एक जीन जागृत हो जाए। हालांकि उसके पास एक बेहतर विचार था और वह था खोखला बिंदु। क्या होगा अगर वह अपने आसपास की उन छायाओं की शक्ति को सीमित कर दे,
अंतरिक्ष के एक बिंदु के साथ इसे अंतहीन रूप से बनाए, दबाव को एक ऐसे स्तर तक विकसित करे जहां वह अब और सीमित न कर सके और फिर इसे छोड़ दे। अगर वह ऐसा करता तो किस तरह की तबाही होती। और तुरंत ही ज़ेरा की उंगली का खोखला सिरा तेजी से घूमने लगा। गेंद के चारों ओर का स्थान अचानक अजीब सफ़ेद रेखाओं से घिर गया और फिर उसे बाहर की ओर छोड़ने की इच्छा हुई। काली गेंद तेजी से बाहर की ओर लहराती हुई अपने साथ असंख्य सफ़ेद रेखाएं लेकर आई जो हवा में कांच की तरह फैल गईं और फिर 100 मीटर दूर पहुंचने के बाद हवा में बिखर गईं। और ज़ेरास वहां खड़ा होकर सफ़ेद दरार की लंबी सुरंग को देख रहा था जो अंतरिक्ष में पहले से ही फैली हुई थी। दरार, शैटर, अंतरिक्ष सचमुच टूटने लगा और फिर काबूम, ये टुकड़ों में फट गया जिससे पूरे स्थान पर अंतरिक्ष के टुकड़े बिखर गए क्योंकि ज़ेरा का मुंह तश्तरियों की तरह चौड़ा हो गया और पैनल तुरंत उसके सामने आ गया। -1000 ऊर्जा। बधाई हो, होस्ट ने एक एपिक ग्रेड डोमेन कौशल बनाया है। खोखला बिंदु। पुरस्कार 1 +3000 XP। 2 खोखले डोमेन की आपकी समझ बढ़ गई है। दूसरी बार मैंने अपनी शक्ति से अंतरिक्ष को चकनाचूर किया है। ज़ेरा ने अपने सामने बिखरी हुई जगह को देखते हुए सोचा जो तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी। पहली बार उसने अंतरिक्ष को अपनी शक्ति से बिखरते हुए देखा था जब उसने प्राचीन भगवान की उंगली का इस्तेमाल किया था। उसने अंतरिक्ष को अपनी प्राचीन भगवान की उंगली और 6 शैतानी भुजाओं के बीच टकराव से वास्तव में बिखरते हुए देखा था। और फिर से वह खोखले बिंदु का उपयोग करके अपने डोमेन के भीतर अंतरिक्ष को एक बार फिर से चकनाचूर करने में सक्षम था। केवल कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ ही इस चाल से बच पाएंगे। वह विनाश से बता सकता था, लेकिन ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा भी विचार करने वाली बात थी। यह ऐसी चाल नहीं थी जिसका इस्तेमाल 3 बार से ज़्यादा किया जा सके, या फिर वह कला का इस्तेमाल करने के बाद लगभग अक्षम हो जाएगा। मेरे शस्त्रागार में एक और कौशल के साथ, मुझे अराजकता के पहले सिद्धांत के बारे में और अधिक सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुरंत उसने सिंहासन में अपने पैर एक साथ रखे और क्रॉस लेग करके बैठ गया और दोनों हथेलियों को फैला दिया। फिर उसने अपने रक्त और शरीर के हर अंग के भीतर हर एक घूमने वाले मन को महसूस करते हुए अपने भीतर धीरे धीरे अपने मन को घुमाना शुरू कर दिया। अपने पूरे शरीर में मन को घुमाते हुए वह फिर अगले चरण पर चला गया। अराजकता, विनाश, पीड़ा और दर्द की कल्पना करते हुए जिससे वह गुजरा था और अपने भीतर की सारी नफरत को घूमते हुए मन में प्रवाहित कर दिया। और इसी तरह ज़ेरास अपने कमरे में बंद होकर कैस बॉल का अभ्यास करता रहा, जबकि अन्य छात्र अपने उत्परिवर्तन पथ की प्रक्रिया से गुजर रहे थे।